रिवीजन करेंगे आज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। रिवीजन करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों सामने देखो, हमने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर लिया। हमने ये देख लिया कि सामने वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करेगा, भंग करेगा, तोड़ेगा, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको 5 तरह की रेमेडीज़ मिलेंगी। क्या रेमेडी मिलेगी? डैमेजेस, रिसेशन, क्वांटम मेरिट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। करा रिवीजन। ये पूरे 6 चैप्टर का अपन लोगों ने 5 चैप्टर शुरू से एंड तक पूरा रिवाइज किया। एक एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़े, ब्रीच पढ़ा। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हो गया, बेसिक पूरा। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, मतलब जिनमें कुछ खास बात है ये भी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इनमें कुछ खास बात है। क्या खास बात है? पहला अपन पढ़ेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा पढ़ेंगे अपन क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। इनको हमने नाम दिया है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या नाम दिया है भाई साहब? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ बोलना, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। जब मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूं जिसमें मैं कुछ करने या ना करने का प्रॉमिस करता हूं किसी इवेंट के होने या ना होने पे, मैं कुछ करूंगा या नहीं करूंगा, डू और नॉट टू डू, ऑन हैपनिंग, किसी चीज़ के इवेंट के होने या सामने सुनते रहना बच्चों। अभी मैंने आपको जब ओरिजिनली पढ़ाया था तब भी बोला था कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको वेजरिंग की तरह लग रहा होगा। वेजरिंग में भी तो यही बोला था, लेकिन वेजरिंग में मैंने तुम्हें ये कहा था कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन एग्री टू पे मनी और मनी इज वर्थ मनी। यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा है अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू। मैं आपके लिए कुछ करूंगा या नहीं करूंगा किसी इवेंट के होने या ना होने। तो बच्चे क्या करते हैं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सुन लेते हैं बस। वहाँ पे भी था हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, यहाँ पे भी है, लेकिन आगे पीछे का भी देखना पड़ेगा। वहाँ पे ये था कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे देना तो वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, सट्टा लगाना हो गया। और मैंने कहा था वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। बोलो, वेजरिंग एग्रीमेंट कंटीजेंट एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, वैलिड है। अब इसका एग्जाम्पल, भैया मेरे पास ये आया गौरांश के सर दिवाली आ रही है, बढ़िया कपड़े वपड़े सिल के दे दो मेरे को। ये 5 जोड़ी कपड़े सिलवाने जितना कपड़ा लेकर आया। मैंने कहा यार दिव्यांश देख, अभी अपने यहाँ क्या है कि लेबर छुट्टी पे गई हुई है ना, अपनी 5 लेबर है और अभी अपनी दुकान पे कोई भी नहीं है। अगर ये लोग छुट्टी से वापस आ जाते हैं तो मैं तेरे कपड़े सिल के दे दूँगा, नहीं आते हैं तो नहीं दूँगा। ये बात मैंने इसको डे 1 पे ही बता दी। अगर लेबर छुट्टी पे से वापस आ जाती है तो कपड़े सिल के दे दूँगा, टू डू और नॉट टू डू, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। किसकी हैपनिंग? लेबर की। लेबर आया तो दूंगा, नहीं तो। गौरांश मान भी गया, ठीक है सर, लेकिन कब तक जवाब दोगे? मैंने कहा 5 दिन में जवाब दे दूंगा। 5 दिन में सिले तो भी दे दूंगा, नहीं सिले तो भी वापस दे दूंगा। अभी दिवाली में तो टाइम है, तू कहीं और सिलवा लेना। और गौरांश मेरा रेडी कस्टमर था, तो गौरांश ने कहा पहला चांस तो सर को ही देते हैं। अब सर ने मना कर दिया तो देख लेंगे फिर बाद में। तो गौरांश ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन ये मैंने जो गौरांश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये कंटीजेंट नेचर का है। बोलो कैसा है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू इफ सम इवेंट कोलेटरल। अब कोई इवेंट जो कोलेटरल इवेंट है, हैपन्स और डज नॉट हैपन्स, हैपन्स और अब कोलेटरल का मतलब होता है आपका जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट है ना, वो सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। इसका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो मेन है वो कपड़े सिलने का है, लेबर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इवेंट शुड बी कोलेटरल। बोलो, इट शुड नॉट बी द मेन इवेंट। मेन इवेंट नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ क्या होना चाहिए। अब देखो वेजरिंग एग्रीमेंट में गौरांश ने मुझसे कहा कि सर अगर गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई टाइम पे तो मैं 100 रुपये दूंगा, ट्रेन नहीं आई तो आप 100 रुपये देना। सचिन ने 100 मार दिया तो आप 100 रुपये देना, नहीं तो मैं 100 रुपये दूंगा। बारिश आ गई तो आप 100 रुपये देना, नहीं तो मैं 100 रुपये दूंगा। क्या सेम है तीनों में?
क्या सेम है तीनों में? पैसा। बार बार किसकी बात हो रही है? 100 रुपये की। मेन इवेंट क्या है? 100 रुपये। और क्या ट्रेन आएगी, बारिश आएगी, इससे हमें कोई लेना देना? हमारा स्टेक तो पैसों में है, हमारा स्टेक तो पैसों में। तो इट इज़ अ वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या है ये? हमारा स्टेक उस बारिश में या सचिन के 100 बनाने में या ट्रेन के आने या ना आने में। आर स्टेक इज़ इन मनी, आर स्टेक इज़ इन मनी। वी वॉन्ट दैट मनी, वी हैव नो कंसर्न विद द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आर कंसर्न इज़ नॉट मनी, आर कंसर्न इज़ क्लोथ। मैं तो कपड़े सिलना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ, ये भी कपड़े चाहता है मेरे से, लेकिन लेबर का आना या ना आना हमारे हाथ में। ये कंटिंजेंट इवेंट हो गया, कोलेटरल इवेंट हो गया। क्या हो गया ये? पढ़ाऊँ आगे पढ़ाऊँ? तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन समझाई। पीछे दोनों क्लियर है बेटा? बच्चों बेटा यहाँ पे क्लियर है? और कौन पहली बार पढ़ रहा है? बाकी तो मैक्सिमम आ चुके थे। मालिक आप भी बीच में आए थे शायद। क्लियर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, आगे आओ। इसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ते हैं। हर चीज़ के पढ़े, हर चीज़ के क्या पढ़े हैं? अभी इतनी देर में मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन सिखाई है। क्या सिखाई है? और ये बताया है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजिंग एग्रीमेंट से अलग होता है। क्या बताया है? ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फ़र्क तो यही आ जाएगा कि वो वॉइड है और ये वैलिड है। अगर केस स्टडी आ गई और मैं वेजरिंग को कंटिंजेंट समझ गया तो मैं आंसर भी वैसे ही दे दूंगा और गए मेरे नंबर। तो पहले तो मुझे ये फ़र्क आना चाहिए कि वेजरिंग अलग होते हैं और कंटिंजेंट। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब ओरिजिनली भी पढ़ाया था, तो मैं पहले ही बच्चा पूछे उसके पहले ही मैं ही कंपैरिजन करके दे देता हूँ। बच्चे के भी दिमाग में आएगी ये बात, सर वेजरिंग भी तो ऐसा ही था। तो भैया वेजरिंग अलग है, ये अलग है। और शायद इसमें पीछे डिफरेंस भी दे रखा होगा दोनों में। देखो तो एक बार दे रखा है क्या वेजरिंग में और इसमें? दे रखा है ना, पढ़ लेना घर पे अच्छे से। एक वैलिड होता है, एक वॉइड होता है, या मेन स्टेक क्या होता है, मनी और मनी इज वर्थ, या मेन स्टेक क्या होती है, परफॉर्मेंस। यहाँ पे इवेंट मेन इवेंट होता है या इवेंट कोलेटरल इवेंट होता है। तीन तो ऐसे ही बता दिए मैंने। यहाँ पे इक्वल चांस है विन और लूज के, यहाँ कोई ऐसे विन और लूज के चांस। यहाँ तो शर्त लगाई है, शर्त लगाओगे तो एक जीतेगा और एक, कोई ऐसी शर्त हो सकती है जहाँ दोनों हारे। ठीक है, एक जीतेगा और एक हारेगा। चलो, आजकल जो बैटिंग ऐप चल रही है ना, इसमें मैक्सिमम लोग हार रहे हैं और कंपनी जीत रही है। इनका तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इनको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जिसने ये ऐप बनाई है वो तो जीतेगा ही, आप में से कोई कम या ज़्यादा जीतेगा और बाकी सारे हारेंगे, लेकिन वो तो जीतेगा। क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे एक कॉन्टेस्ट इन्होंने क्रिएट किया, उसमें कहते हैं कि भैया 10 लोग पैसे लगाओ, और 10 लोग से 100 रुपये ले लेते हैं। अब 10 लोगों से 100 रुपये लिए तो कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। अब सबकी टीम बनेगी, तुम लड़ो आपस में, तुम्हारी एसेस कराओ, और इन्होंने 1000 में से विनिंग प्राइस ही 500 रखा है। तो जिसने 100 लगाए हैं उसको ये लग रहा है कि 500 मिलेंगे, तो 10 में से किसी एक को 500 मिलेंगे, बाकी 500 कंपनी के पास है। तो आप 10 में से 9 हारेंगे और एक जीतेगा, लेकिन कंपनी तो जीतेगी ही जीतेगी जिसने ये ऐप बनाई है। और ये अंधी चीज सरकार को नहीं दिख रही है। बताओ, एक बार मैंने ये ऐप इंस्टॉल करी और मैंने देखा कि ये है क्या, ये ड्रीम 11, तो मेरे को समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है, कि ये इसमें ऐसे चलता है ये सिस्टम। सरकार को नहीं दिख रही है ये चीज़। बहुत जान जलती है, मतलब जब भी ये टॉपिक आता है ना वेजिंग एग्रीमेंट का, बहुत जान जलती है कि कैसे ये चल रहा है। बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है ये, बहुत लार्ज स्केल। अभी एक आध ऐप नहीं है ऐसी, हज़ारों ऐप आ गई है। अब ये गोरख धंधा बन गया है। शराब और तंबाकू से भी ज़्यादा हानिकारक लगता है मुझे ये चीज़, क्योंकि शराब और तंबाकू तो जो ले रहा है ना, उसको 50 वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हारी पिक्चर बन जाएगी इसमें। वो तो देख चुका है कि इसको खाने से और पीने से। ये तो नया वाला नशा है, इस नशे के बारे में तो अभी पता भी नहीं है ज़्यादा। इसका अंत क्या होगा, ये बहुत ख़तरनाक ही होगा। आप लोगों से भी बार बार बोलता हूँ, उधर 12th में भी बहुत समझाता हूँ, इस लत में मत पड़ जाना गलती से भी। ठीक है, गलती से भी कोई भी। ठीक है, उधर 12th में मेरे को पता चला था कि 1-2 बच्चे ऐसा करते हैं। मैंने काउंसलिंग करी उनकी आधे घंटे तक बुला के। ठीक है, ये बहुत बेकार चीज़ है, कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि इसमें जिस कंपनी ने बनाया है ना, वो तो जीतेगी ही जीतेगी, सब नुकसान आपका है। चलो, अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बता दिया कि 2 इवेंट होते हैं। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट, नंबर 1, इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। किस पे डिपेंड है? जैसे मैंने कहा मेरी लेबर आ गई तो कपड़े सिल दूंगा, नहीं तो नहीं सिलूंगा, तो हैपनिंग नंबर 1। नंबर 2,
इवेंट कोलेटरल होना चाहिए, अभी समझाया मैंने। इवेंट क्या होना चाहिए? इवेंट शुड नीदर बी परफॉर्मेंस नॉर बी कंसिडरेशन। बोलो, इवेंट शुड नीदर बी परफॉर्मेंस नॉर बी। इवेंट ना तो परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना कंसिडरेशन होना चाहिए। इवेंट कुछ है ही नहीं। अच्छा, गौरांश को भी मतलब है लेबर के आने से? कोई मतलब नहीं है। इसको तो अपने कपड़े से मतलब है, मेरे को भी लेबर से मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए, लेकिन वो सिलेगा लेबर। तो वो लेबर का आना या ना आना परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। परफॉर्मेंस तो मैं दूंगा इसको कपड़े देकर, और कंसिडरेशन ये देगा मुझे पैसे देकर। लेबर का कोई लेना देना, लेबर मेरा वर्कर है, लेकिन हाँ मेरी परफॉर्मेंस उस पर निर्भर ज़रूर है, बट वो परफॉर्मेंस नहीं है। बोलो, मेरी परफॉर्मेंस उस पर निर्भर ज़रूर है, लेकिन वो मेरी, एक और बार बोल दो, मेरी परफॉर्मेंस उस पर निर्भर ज़रूर है, लेकिन वो मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। अब एक बार अंग्रेजी में बोल दो, इवेंट शुड बी कोलेटरल, इट मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस, नीदर बी कंसिडरेशन। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, कंटीजेंट इवेंट मेयर विल ऑफ प्रोमिसर ना हो, शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ प्रोमिसर। देखो, कंटीजेंट अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना बेटा कंटीजेंट, तो कंटीजेंट का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो आपके सर्कमस्टांसेस के बियॉन्ड हो, आपकी कंट्रोल के बियॉन्ड हो, विच इज़ नॉट इन योर हैंड्स नीदर इन माई हैंड्स। बट इफ द इवेंट इज कंप्लीटली द विल ऑफ प्रोमिसर, अगर वो कंप्लीटली प्रोमिसर की विल पे है तो वो कंटीजेंट नहीं है। फिर जैसे मैंने कहा कि मेरी मर्जी हुई तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरी मर्जी तो मेरे हाथ में है, क्या ये कंटीजेंट है क्या? अब मैं ये कहता कि यार देखो बेटा, मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, अगर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया तो मैं पढ़ाने आ जाऊँगा, नहीं तो नहीं आ पाऊँगा, तो ये तो कंटीजेंट है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैंने कहा मेरी मर्जी हुई तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, तो ये तो मेरी मर्जी तो मेरे हाथ में है। तो इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ प्रोमिसर, इवेंट प्रोमिसर की विल के ऊपर ना हो, नहीं तो फिर वो कंटीजेंट नहीं है। नंबर 4 हो गया शायद, इवेंट अनसर्टेन हो। तीसरी और चौथी बात को अगर मॉरली देखें, अरे क्यूमुलेटिवली देखें, तो एक ही बात कंक्लूजन निकल रहा है, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। मतलब इवेंट अगर मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो ही कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर बोल रहा हूँ, अगर इवेंट कंप्लीटली मेरे हाथ में है तो फिर वो अनसर्टेन नहीं है। इवेंट का अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन मतलब बोलो, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टीज। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कितने एसेंशियल एलिमेंट है? नंबर 1, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होना चाहिए। नंबर 2, इवेंट शुड बी कोलेटरल। नंबर 3, इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ प्रोमिसर, वो प्रोमिसर की विल पे नहीं होना चाहिए। और इवेंट 4, इट मस्ट बी अनसर्टेन। एक मिनट पॉज कर दो। नेक्स्ट, रूल्स। अगर मुझे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना है, क्योंकि ये किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड है, तो अगर मुझे इसे इन्फोर्स कराना है तो इसके रूल्स क्या है? ये रूल्स एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बराबर से सुनना। रूल नंबर 1, इफ अ इवेंट इज कंटीजेंट ऑन हैपनिंग, अगर कोई इवेंट हैपनिंग पे डिपेंड है, तो देखो, बोलो मेरे साथ, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट becomes impossible, then contract become void। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे डिपेंड था। मैंने कहा था भैया लेबर आएगा तो माल बनाऊंगा। अब लेबर तो आया नहीं, कि खबर आई कि लेबर भगवान को प्यारा हो गया। अब क्या लेबर का आना संभव है? तो क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, क्योंकि हैपनिंग पे डिपेंड था और हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गई। हैपनिंग क्या हो गई? हाँ, अगर लेबर मेरे करण अर्जुन हैं तो फिर तो वो आएंगे, क्योंकि करण अर्जुन तो आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेबर का नाम करण अर्जुन नहीं है तो फिर वो नहीं आएंगे, और लेबर नहीं आएंगे तो इवेंट विल बिकम इम्पॉसिबल। इवेंट क्या हो जाएगा? So whether contingent contract is made to do or not to do something, it cannot be enforced by law unless that event has happened. If event become impossible, such contract become void. Word to word वही लिखा हुआ है जो बोला, ठीक है। क्या कि अगर event impossible हो गया तो contract will become void। बोलो, event impossible, contract void, event impossible, contract void, event impossible, contract void, event impossible, contract void, क्योंकि event पे डिपेंड था। एग्जाम्पल याद रखना। नंबर 2,
अगर नॉन हैपनिंग पे डिपेंड था। पहला रूल था व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड था? हैपनिंग पे। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग। कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड था? अब नॉन हैपनिंग अगर हैपनिंग में बदल गई, जैसे मैंने गौरांश से कहा, गौरांश यार बारिश बहुत तेज है, तो अगर कल बारिश नहीं आई, नॉन हैपनिंग, कल बारिश नहीं आई तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। कल अगर बारिश नहीं आई तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तो नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? बारिश ना आने पे। किस पे डिपेंड है? बारिश तो आ गई, क्योंकि बारिश का एक सिस्टम होता है, जब आप चाहोगे ना आ जाए तो नहीं आएगी, जब आप सोचोगे ना आए तो आ जाएगी। तो बारिश से ज़्यादा अनसर्टेन कुछ हो सकता है? और किस पे डिपेंड होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट? अनसर्टेन इवेंट पे। तो बारिश अनसर्टेन है, अब वो किस पे डिपेंड है? ना आने पे। और ना आना होने में बदल गया। मैंने कहा था बारिश ना आए और बारिश तो आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, क्योंकि नॉन हैपनिंग पे डिपेंड था और नॉन हैपनिंग तो हैपनिंग में बदल गई। नॉन हैपनिंग किस में बदल गई? तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखो, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट और मेड टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इवेंट डज नॉट हैपन। अगर ये इवेंट ना हो तो इवेंट डज नॉट हैपन मतलब बारिश ना आए। नाउ इट कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन द हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि नॉट हैपनिंग पे डिपेंड था ना। तो नॉट हैपनिंग अगर हैपनिंग में बदल गई तो फिर इवेंट विल बिकम वॉइड। और नॉन हैपनिंग ही रही तो इवेंट इज वैलिड। इवेंट क्या है? जैसे मैंने कहा था पानी नहीं आना चाहिए और पानी नहीं आना चाहिए और पानी नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन पानी नहीं आना चाहिए और पानी आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, ठीक है। कई बार होता है कि हमारे को लगता है कि यार आज बारिश की थोड़ी संभावना है या कुछ ज़्यादा बारिश है, अलर्ट होता है, तो अपन मैसेज लिख देते हैं। मैं वर्षा से बोल देता हूँ कि बच्चों को बोल दे, सुबह की क्लास में नहीं होता है, अक्सर शाम में होता है ऐसा, ठीक है। तो शाम की क्लास में बोल देते भैया कि 3 बजे की क्लास है तो 2:45 बजे एक बार मैसेज चेक करके आना। सुबह 12 साढ़े 12 बजे मैसेज डलवा देते हैं कि आप निकलने से पहले एक बार क्या कर लेना, मैसेज चेक कर लेना, क्योंकि अगर एकदम ज़्यादा बारिश आई तो क्लास नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे भी डिपेंड हो सकते हैं और नॉन हैपनिंग पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, when contract is contingent upon the living conduct of a party, इसको नाम देंगे हम, जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? अभी तक तो इवेंट पे था, अभी तक तो किस पे था? इवेंट पे। जैसे गौरांश ने एक लड़की को प्रपोज किया गलती से, लड़की ने ये कहा कि मेरी मौसी ने अगर हाँ कर दिया तो मैं शादी के लिए मान जाऊंगी, लेकिन अगर मौसी ने मना किया तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। तो गौरांश की शादी डिपेंड है मौसी के कंडक्ट पे। किस पे? अब इसने मौसी के घर भेजा लकी को, बसंती को प्रपोज किया था इसने, और लकी ने जो बताया गौरांश के बारे में कि बहुत अच्छा लड़का है, बस रात को थोड़ा शराब की आदत है, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया, कमाता भी बढ़िया है, बस जुए में आधा हार जाता है, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। मौसी अब मानेगी कि नहीं मानेगी पता नहीं। अगर मौसी इतना सुनने के बाद भी मान गई तो गौरांश की शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अगर वो लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि लकी तो वहाँ पे आग लगा के आ गया है, तो अब तो इम्पॉसिबल है कि वो लिविंग पर्सन गौरांश के लिए हाँ करे, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अब गौरांश ये नहीं बोल सकता अबे यार तू तो मेरे को पसंद करती है ना, मैं भी तेरे को पसंद करता हूँ, मैं अभी भी राजी, तो क्या करेगा काजी, भाड़ में गई मौसी वोसी, ऐसे करा आग लगा मौसी को, आज नहीं तो कल वैसे भी निकल लेगी, ठीक है। तेरे को मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है, मेरे बारे में सोच, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। ये कोई तरीका होता है क्या? मौसी के चक्कर में तू मना कर दी। लड़की बोलेगी भैया मैंने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही बोल दिया था कि मम्मी पापा भी मना करते तो मैं तेरे साथ भाग जाती, मौसी तो ज़रूरी है, ठीक है, मौसी की कंसेंट तो चाहिए। तो अगर मौसी की कंसेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए
कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। नेक्स्ट, ये इसी तरह का कुछ एक केस फ्लो था फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का, शादी के ही ऊपर था कि किसी की शादी के लिए आपने वो करा था कि उसकी पापा की डेथ हो जाएगी तो शादी कर लूँगी, और पापा तो अभी भी जिंदा है, वे कैसे लोगे यार। हिज फादर वॉज स्टिल अलाइव, तो क्या मर जाए पापा ताकि इसकी शादी हो जाए? तो ये किस पे डिपेंड है? लिविंग कंडक्ट। अब जब तक वो पर्सन मर नहीं रहा तब तक इनकी शादी पॉसिबल। अच्छा, अभी तो वो जिंदा है और उतने टाइम में उसने किसी और से शादी कर ली, तो पापा तो जिंदा है और उसने शादी किसी और से कर ली, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। क्या हो गया? नेक्स्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिन्यू, क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स। हरदीप खो मत जाया कर, क्या पढ़ा रहा हूं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कैसे होता है। क्या पहले पढ़ाया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड ऑन हैपनिंग, फिर पढ़ाया डिपेंड ऑन नॉन हैपनिंग, फिर पढ़ाया डिपेंड ऑन लिविंग कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। क्या पढ़ाया? नेक्स्ट, when contract is contingent upon happening of event, सर happening तो आ गया ना, लेकिन आगे happening within fixed time, ये नया है। क्या? बोलो मेरे साथ, if contract is contingent upon happening of an uncertain event within fixed time, but happening of that event within fixed time becomes impossible, contract will become void। मैंने गौरांश से कहा कि देख मेरी लेबर 2 दिन में आ गई तो कपड़े सिल दूंगा। गौरांश ने कहा सर दिवाली में तो अभी 1 महीना है, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन में नहीं आई, तीसरे दिन तो वैसे भी लेबर आने वाली है, चौथे दिन। ऐसा थोड़ी लेबर कभी भी नहीं आएगी, कभी तो आएगी। अगर लेबर चौथे दिन आई, 5वें दिन आई, तो मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरे काम बहुत हैं। 2 दिन में आ गई ना तो मैं तेरे कपड़े सिलवा दूंगा, लेकिन तीसरे चौथे 5वें दिन आई तो फिर मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो वो पहले पूरे करूंगा, क्योंकि तेरे से पहले मैंने उनको ज़बान दे रखी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हैपनिंग पे डिपेंड नहीं है, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पे डिपेंड है। अब अगर लेबर 5वें दिन आई, चौथे दिन आई, तीसरे दिन आई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेबर को आना चाहिए दूसरे दिन या पहले दिन। तो हैपनिंग अगर फिक्स टाइम के ऊपर है तो उसी टाइम में होनी चाहिए। अब वो हैपनिंग अगर फिक्स टाइम के बियॉन्ड होती है तो फिर वो हमारे काम की, कई बार अपन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें समय पे ही होनी चाहिए, क्योंकि टाइम एसेंस होता है। टाइम क्या होता है? वो उस समय पे ना हो तो उसका कोई मतलब, उस समय पे ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इवेंट इज डिपेंड ऑन नॉन हैपनिंग। अब वही हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम था, अब नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम है, मतलब इन दोनों पॉइंट में फिक्स टाइम लगा दिया है। क्या लगा दिया है? फिक्स टाइम। देखो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम पे। अब मैंने कहा था गौरांश अगर 2 घंटे तक पानी नहीं आया तो अपन चलेंगे, तो 2 घंटे पानी नहीं आना चाहिए। अब 1 घंटे के अंदर अंदर पानी आ गया तो अपन नहीं जा सकते। 2 घंटे बाद पानी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तब तक तो निकल जाएंगे। तो एक बार अपन लोग गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद पानी आए कि बाढ़ आए कोई मतलब नहीं है, अपन लोग चलेंगे, लेकिन बस 2 घंटे पानी नहीं आना चाहिए। तो नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, तो पहला पॉइंट था सिर्फ हैपनिंग और ये है हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। दूसरा पॉइंट था नॉन हैपनिंग, ये है नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स। तो यहाँ किसका तड़का लगा दिया है? फिक्स टाइम। तो कितने रूल हो गए? 5। अब आराम से याद किए जा सकते हैं। हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम और कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। हो गया 5 पॉइंट। तो ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? बोलना मत। इसके पहले क्या पढ़ाए थे? एसेंशियल है कि इवेंट क्या होना चाहिए? कंटिंजेंट होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होना चाहिए। 4 पॉइंट उधर पढ़ा है। बच्चे क्या करते हैं? असेंशियल एलिमेंट पूछता है एग्जाम में, रूल लिख के आ जाते हैं, रूल पूछता है असेंशियल एलिमेंट लिख के आ जाते हैं। दोनों अलग है, घचड़ पचड़ मत करना, फिर आके तुम सोचो कि नंबर मिल जाएंगे। रूल अलग है, एसेंशियल एलिमेंट अलग है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि भैया CA क्या,
सीए करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए आप में? तो बताओगे भैया 12th पास होने चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट है ना। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बच्चा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये एसेंशियल एलिमेंट एक बच्चे में होने चाहिए सीए करने के। अब मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में उसे पेपर देने जाना है, तो क्या रूल है? बॉल पेन से लिखेगा, ब्लैक पेन से लिखेगा, ओवर राइटिंग नहीं करेगा। एक रूल ये है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है ABCD, तो चारों एक साथ अटेम्प्ट करेगा। याद है तुम्हें? अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने A पहले लिख दिया, B लिख दिया और COD आपको नहीं आता, आपने छोड़ दिया और आप अगले क्वेश्चन पे आ गए और COD आपने बाद में कहीं लिख दिया, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, रूल है। 100 रुपये हमें नहीं आने दूंगे हमें, तो COD के लिए जगह छोड़ दो। क्या करो? A लिखा, B लिखा, C के लिए एक पेज छोड़ दो, D के लिए एक पेज छोड़ दो, फिर जब याद आ जाए तब लिख दो। लेकिन अगर आपने जो आप टेस्ट में करते हो गचड़ पचड़, 1 का A लिख दिया, आप तो इतनी इंतहा कर देते हो कि आधा क्वेश्चन इधर लिख के फिर कुछ याद आ जाता है तो जने कहाँ से लाइन बना के यूँ कर देते हो उसे जोड़। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया भैया ये हो गया पूरा, अब कुछ याद आ गया, अब जगह तो है नहीं यहाँ, तो अगला क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे एरो बना देंगे यूँ, हाँ वहाँ पे ये ड्राइंग का पेपर ही है, फिर यहाँ लिख देते हैं इट विल बिकम बॉय, फिर मार्क्स बढ़वाने आ जाते हैं, चल मैंने लिखा तो है यहाँ पे भाई ऐसी तैसी। ठीक है, कोई नंबर वंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये ऐसे ये ड्राइंग डिजाइन क्या होगे वहाँ पे, जो यहाँ लिख दिया खत्म। वो ऐसे तुम्हारे एरो चेक करके ऊपर जाएगा। हाँ 250 रुपये मिल रहे उसे एक कॉपी के। तो रूल है कि ए वाला क्वेश्चन आपने लिखा, अब इसके बाद बी सी डी, उसका रीज़न है। उसका क्या रीज़न है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अब उसने यहाँ ए और बी चेक कर लिया ना, तो कॉपीज ऑनलाइन खुलती है, फिजिकल नहीं आती है। तो ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही उसने चेक किया तो यहाँ एक विंडो खुलेगा नंबर 2 20 में से। अब ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, तो उसे COD तो दिखेगी, तो 0 हो गए। अब ए और बी 5-5 के हैं, 10 नंबर के, उसको 8 देने, तो वो यहाँ 8 दे देगा। एक बार यहाँ से अब ये खुल गया, हट गया, तब खुल जाएगा उसके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 खुल गया और आपका 2, 3, 4, 5 के बाद आया COD वाइल्ड कार्ड एंट्री में, तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री उसे दिखी भी गई और वो बेचारा नंबर देना भी चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर देने का ऑप्शन जा चुका है, अब वो वापस नहीं आया। गया, जाने वाले को कौन रोक सकता? तो आप ध्यान रखना। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 ही आना चाहिए। आप पहले 1 करो, पहले 2 करो, पहले 5 करो, जो आपको पहले आता है वो करो। लेकिन अगर 1 में 4 पार्ट हैं तो वो 4 पार्ट साथ में होने, ये रूल है, इसको मैंने नहीं बनाया है, ये रूल है और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ लड़ाई नहीं कर सकते, फिर तुम रीचेकिंग करो कि फी चेकिंग करो, छोटी सी चीज़ तुम्हें याद नहीं रहेगी तो यू हैव टू बियर दी कॉन्सिक्वेंसेस। और आपका पेज छोड़ने में कुछ नहीं जा रहा। अगर आपको ए और बी आता है और COD नहीं आता है तो बस यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी और पूरा पेज छोड़ दो, जब याद आएगा तब लिख देना। पेज के कोई पैसे तो ले नहीं रहा इंस्टीट्यूट तुमसे। नेक्स्ट, हो गया खत्म। क्या पढ़ा है मैंने? 2 चीज़ें पढ़ाई, एक तो एसेंशियल एलिमेंट्स और एक रूल्स। ठीक है, बराबर याद कर लेना। ये डिफरेंस आप पे छोड़ सकता हूँ मैं, ये छोड़ सकता हूँ। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लिखा हुआ होगा वैलिड होता है, क्या होता है ये, और ये क्या होता है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लूज और गेन, जीतने और हारने की बात नहीं करते हैं, यहाँ जीतने और हारने की बात करते हैं, लूज और गेन। एक डेफिनेशन लिख देना, ये भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है, ये भी किस पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ ये जरूर लिखना मनी, 3 पॉइंट तो मैंने अभी याद करवा दिया आपको। यहाँ मनी और मनी वर्ड की बात नहीं होगी, यहाँ मनी और मनी वर्ड की बात होगी। यहाँ डेफिनेशन लिख देना, यहाँ पे इक्वल चांस है जीतने और हारने के, यहाँ ऐसे कुछ, ये वॉइड है और ये कौन सा वॉइड होता है, कौन सा वैलिड है, कंटीजेंट वैलिड है। लास्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट।
किसकी बात करेंगे आप? सुनो मेरी तरफ देखो। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज created by law, not by parties. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ ने क्रिएट किया है। किसने क्रिएट किया है? जो पार्टी ने क्रिएट, आपने और मैंने नहीं किया। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, रिपीट करूँगा कि अगर मेरा वॉलेट नीचे गिर जाता है और मेरा वॉलेट अगर लकी को मिल जाता है लकीली, और लकी मुझे जानता भी है, लकीली जानता है लकी मुझे कि मैं कौन हूँ, फ़ोटो देख के पहचान गया। आधार कार्ड के फ़ोटो से वैसे तो नहीं आते पहचान में, लेकिन पैन कार्ड के फ़ोटो से आ जाते हैं। तो उसमें पैन कार्ड था मेरा, तो वो पहचान गया कि ये शब्बीर सर का वॉलेट है। अब बताओ, ये वॉलेट लकी मुझे देगा नहीं देगा? देना तो चाहिए, देना तो चाहिए लकी, लेकिन ये कह रही है कि तू देगा या नहीं देगा, तेरे पे भरोसा नहीं है, लेकिन तेरे को देना तो चाहिए, ऐसा कह रही है। तो हाँ, काला जादू करके दे। तो देखो, लकी मुझे वो वॉलेट देगा, लेकिन आप सब मुझे बताओ, लकी के साथ मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या? फिर भी लकी की ऑब्लिगेशन है ना कि लकी मुझे दे। तो ये ऑब्लिगेशन कहाँ से क्रिएट हुई? किसने क्रिएट करी? ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती क्यों? लॉ ने क्रिएट करी है, तो इसको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, in the absence of contract, there are certain social relationship which give rise to specific obligation to be performed by certain person. These are called quasi contract. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे आप पे कोई ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। किस पे बेस्ड होता है? नो वन कैन बिकम रिच एट कॉस्ट ऑफ अनदर अनजस्टिसली या अनड्यूली। वैसे तो कोई पर्सन रिच होता है दूसरे की कॉस्ट पे ही होता है। अगर मैं अमीर हो रहा हूँ तो मैं तुम्हारे पैसों से ही हो रहा हूँ, तो मैं रिच हो रहा हूँ तुम्हारी कॉस्ट पे, ये गलत नहीं है। मैं गलत तरीके से तुम्हारी कॉस्ट पे रिच हो रहा हूँ, तो ये गलत है। जैसे आपके 10,000 रुपये सड़क पे गिर गए और वो मैंने उठा लिए, तो मैं हो गया रिच। किसकी कॉस्ट पे? आपकी। लेकिन क्या वो सही था? वो जस्टिस था। इसीलिए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। तो कोई आपसे पूछे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों लाया गया, तो आप कहोगे जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। किसको? ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे। किस पे बेस्ड है? कि नो वन कैन बिकम रिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, समझ में आया बेटा? इधर पीछे बाबू, यहाँ पे बेटा समझ में आया क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? मैम बढ़ो आगे। अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के मेन आएंगे एग्जाम में टाइप, फीचर वीचर नहीं आते हैं, फीचर कम ही आते हैं, बट फिर भी पढ़ लेना, मैंने अभी बता ही दिया। एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, एक का राइट है। सुनो, ये लॉ ने क्रिएट किया है, पार्टी ने क्रिएट। ये अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एक प्रिंसिपल होता है, अभी मैंने बोला अनजस्ट एनरिचमेंट, मेरे को पहले वर्ड याद नहीं आ रहा था। अनजस्ट एनरिचमेंट, यही इसका यही मतलब होता है कि एक बंदा किसी दूसरे की कॉस्ट पे अमीर नहीं होगा। अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका एक शानदार एक केस तुम्हें बताया था कि मैंने एक सीए फाइनल में क्वेश्चन आया था, तुम्हें ऐसी कोई बात बताई थी मैंने? चलो एक केस बताता हूँ मैं तुम्हें क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पे। मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था सीए इंटर में के बाद। आर्टिकलशिप जब मेरी थी ना, तो आर्टिकलशिप के 3 साल में मैंने पहले साल में नहीं पढ़ाया था बस, बाकी आर्टिकलशिप के 2nd ईयर और 3rd ईयर में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय में ये चीज़ पढ़ाता था बच्चों को, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ मेरे को शुरू से अच्छी लगती थी, तो जो बच्चे आते थे मैं उनको लॉ पढ़ाता था।
फर्स्ट मतलब मैं सिर्फ 11th-12th पढ़ाता था और फर्स्ट ईयर के बच्चों को सिर्फ लॉ पढ़ाता था। लॉ मेरे को अच्छी लगती है सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को और कुछ। और वो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी मतलब मेरे से 2-3 साल ही छोटे थे, तो एक तरीके से वो सोसाइटी के ही थे, क्रिकेट विकेट खेलते थे, तो वो लॉ पढ़ने आ जाते थे। 2 जने थे, 3 जने थे शायद। उनको पढ़ाना मेरे को फाइनल में काम आया। फाइनल में एक 8 नंबर का क्वेश्चन आया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक कंपनी ने जीएसटी कलेक्ट कर लिया था पब्लिक से जीएसटी कलेक्ट कर लिया था और सरकार को जमा करा दिया था। लेकिन उस कंपनी के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती ही नहीं, क्योंकि जैसे मान लो वो कंपनी ये माइक बनाती है और माइक जीएसटी में एग्जेम्प्ट है मान लो, तो वो जो सर्विस दे रही थी वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट थी। एग्जेम्प्ट समझते हो? एग्जेम्प्ट माफ थी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन कंपनी ने तो जमा करा दिया। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कंपनी ने 12 लाख रुपए जमा करा दिए और 18% जीएसटी है, तो बताओ कंपनी को कितना जीएसटी रिफंड मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन आया। तो यार 8 नंबर का यार सड़ा क्वेश्चन, कितना जीएसटी, उसमें 4-5 बिल थे, तो वो बिल को रिवर्स कैलकुलेशन से निकालना था कि इतना बिल, तो कैलकुलेशन तो मैंने कर दी। तो रिफंड 12 लाख का अगर मान लो था तो अमाउंट आया कुछ 2 लाख का। एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे बिल था, 1 बिल, 2 बिल, 3 बिल, 4 बिल, 5 बिल, फिर उसको रिवर्स कैलकुलेशन करना था और निकालना था। तो अमाउंट आया मान लो 2 लाख, तो लिख के आना था कि 2 लाख का रिफंड मिलेगा। उसमें पूछा था कितना रिफंड मिलेगा कंपनी को। समझे क्वेश्चन? समझे? अब आपने अभी जीएसटी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन था। मेरे को एकदम से ऐसे क्लिक किया कि यार आपने पब्लिक से तो पैसा ले लिया, अब आप वो सरकार को जमा करा दोगे, सरकार वापस आपको देगी, तो पब्लिक को आप थोड़ी दोगे, क्योंकि आप एक पब्लिक को ढूंढने जाओगे क्या कि आपने जीएसटी, और जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी और बर्डन अलग अलग पर्सन पे आता है। लिया मैंने आपसे है और जमा मैंने कराया है, तो अगर गवर्नमेंट मुझे रिफंड कर देगी तो मैं आपको कैसे दूंगा? क्योंकि आप तो सब तितर बितर हो गए, मैं एक को ढूंढने थोड़ी जाऊँगा। तो मैंने लिख दिया कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के हिसाब से, अनजस्ट एनरिचमेंट के हिसाब से कंपनी को ये पैसे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी को मिलेंगे तो कंपनी कस्टमर की कॉस्ट पे अमीर हो जाएगी, क्योंकि वो 2 लाख रुपए दिए कस्टमर ने और मिल कंपनी को जाएंगे। रूल ये था कि कस्टमर से आपने 2 लाख लिए, आपने सरकार को जमा करा दिए। अब सरकार अगर आपको रिफंड देगी तो आप कस्टमर को थोड़ी दोगे, तो पैसे आपके पास चले जाएंगे। तो कायदे से कंपनी को ये पैसे नहीं देने चाहिए, और वहाँ जीएसटी में लिखा हुआ है कि जिस पे किसी का हक नहीं होता वो पैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में और इस तरह के फंड में चले जाते हैं, तो ये पैसे कंपनी को नहीं मिलने चाहिए। तो मैंने कैलकुलेशन तो पूरी कर दी सेफ साइड पे, लेकिन नीचे ये लिख दिया कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी और इसके बीच में, और इस हिसाब से जीएसटी डिपार्टमेंट को ये पैसा कंपनी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे की कॉस्ट पे कंपनी अमीर बन जाएगी एज पर अनजस्ट एनरिचमेंट। अब मैंने लिख तो आ गया, अब मैंने बाहर आके चेक किया तो किसी ने भी नहीं लिखी थी ये बात। तो जब होता है ना कि अगर 90 लोगों ने एक ही बात लिखी है और आपने अलग लिखी है, तो होते ना होते हुए भी आपको लगेगा मैंने गलत कर दिया है। इतने सारे लोगों का तो सबने तो कैलकुलेशन करी थी। अब मेरे को बस इंतज़ार था इंस्टीट्यूट इसकी आंसर की कब निकालेगा। मैं रोज़ चेक करता बस कि इसका आंसर देखना है मुझे। उसका आंसर यही निकला कि कंपनी को रिफंड नहीं मिलेगा, लिखा हुआ था अनजस्ट एनरिचमेंट। और मेरे को पढ़ाना इतना काम आया यार, पढ़ाना बहुत काम आ गया। ये तो मेरे को भी थोड़ी क्लिक करता है एकदम से। अब इसके अंदर मॉड्यूल में बीकॉम की बुक में ऐसा एक एग्जाम्पल दे रखा होता है जीएसटी का या टैक्स का, बीकॉम की बुक में। तो एकदम से याद आ गया कि यार ये नहीं मिलना चाहिए कंपनी को, तो और वही रूल था कि भैया वो कंपनी को नहीं मिलेगा। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं करते हैं, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दी जाती है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं इसके टाइप्स पढ़ाता हूँ मैं, 5 है। कितने हैं ये सेक्शन याद रख सको तो रखना। 68 से लेकर 72 तक है लाइन से, 68, 69, 70, 71 और 72। सामने देखो, पहला क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू माइनर। मैंने आपको कहा था कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड होता है। क्या होता है? लेकिन अगर आप उसे कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो तो वो वैलिड है।
तो जो उधर पढ़ाया था ना वो इधर से ही लिया है, तो ऐसी से ही लिया है कि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैसे तो वो वॉइड है, लेकिन अगर आपने उसे कोई नेसेसरी सप्लाई करी तो वो वैलिड है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है माइनर के बेनिफिट के लिए, आपने उसे नेसेसरी सप्लाई करी, तो आपके और उसके बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, लेकिन उसके और आपके बीच में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर माइनर की प्रॉपर्टी में पैसे हैं तो माइनर को उसे पे करना चाहिए। बट मैंने ये भी पढ़ाया था इन एनी केस माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ये लाइन बार बार बोलता हूँ मैं, माइनर क्या नहीं होगा। तो अगर मान लो, कौन है माइनर आप में से? तो माइनर है, कब होगा? अभी 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को पार्टी देगा ना? नीचे देख लिया ना, बस दे दूंगा सबको देना, मेरे को अकेले को नहीं, पूरी क्लास को। 18 को हो जाएगा तो छोटी मोटी बात है क्या? अपन कब होंगे बेटा 18 को? अपन अभी भी 1 साल और बाद, तो इतनी जल्दी क्या तेरे को सीए करने की? आराम से करना। और तू भी नवंबर में, कब? 12 नवंबर, 2 नवंबर। तो हमारा क्रिश माइनर है, मैंने क्रिश को कोई नेसेसरी सप्लाई करी, इसके घर में राशन डलाया, इसको बैग दिलाया, इसकी स्कूल की फ़ीस जमा कराई, कोचिंग की फ़ीस जमा कराई, इसका इलाज कराया, ये नेसेसरी है। और अब क्रिश मेरे को बोल रहा है सर मैं तो कुछ भी पैसे वैसे नहीं दूंगा, मैं तो माइनर हूँ, तो ये सही बात थोड़ी है। तो मैं इससे वो पैसे रिकवर कर सकता हूँ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। किस माध्यम से? मैं माइनर बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब इनकैपेबल कवर है। इनकैपेबल में माइनर भी आ गया, अनसाउंड माइंड भी आ गया, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी आ गया। कौन कौन आ गया? माइनर। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। क्या है? हमने देखो, अगर मान लो कोई पेमेंट आपने किसी के बिहाफ पे कर दी, जो पेमेंट उसको करनी थी लेकिन आपने कर दी, तो आप उससे वो पैसे रिकवर कर सकते हो। बट शर्त ये है कि आप उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड पर्सन होने चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी के फटे में टांग। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि उर्विका और निवेदिता 10 रुपये के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, उन दो टैक्स का भी दिया था, वो दिया था जिसमें ट्रांजैक्शन के लिए आप लाइबल हो। पहले वो दे रहा हूँ जिसमें आप लाइबल नहीं हो, ठीक है। इसमें मान लो ये उर्विका और ये निवेदिता 10 रुपये के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि निवेदिता ने कहा कि भैया मैंने कल तेरे को मैगी खिलाई थी, आज तू खिला। उर्विका कह रही है कि मैंने थोड़ी कहा था तुझे मैगी खिलाने को, ठीक है। तो निवेदिता मान ही नहीं रही, तो ये दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, ठीक है, मुक्का उक्का मार रहे हैं। 10 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और अगर तू मैगी नहीं खिला रही है तो मेरे को कल के 10 रुपये दे दे जो मैंने तेरे को मैगी खिलाई, ठीक है। मान नहीं रहे हैं, तो मैं आया, मैं कहा 10 रुपये के लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने निवेदिता को 10 रुपये दे दिए और उर्विका को कहा कि उर्विका तुम मुझे दे देना आप 10 रुपये, ठीक है। अब उर्विका ने कल मुझे 10 रुपये नहीं दिए, तो मैंने कहा उर्विका ये तो सही बात नहीं है यार, एक तो मैंने तेरी पेमेंट करी, तो तेरे और मेरे बीच में कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो उर्विका कहेगी कि सर आपको किसने कहा था पटेल बनने को, मैं निमट लेती, और वैसे भी मैं तो जीत में ही थी, मैंने उसको 4 मारी थी, उसने तो 3 ही मारी थी, ठीक है। वो मैं से जीत भी नहीं पाती, ऐसा मज़ा चखाती उसको, ठीक है। 10 रुपये उल्टे वो दे के जाती मुझे, ठीक है। आप आगे फालतू में 10 रुपये दे दी, मैं तो नहीं दे रही आपको, तो ये देने के लिए लाइबल है मुझे 10 रुपये, मैं हाँ ये लाइबल है नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड पार्टी। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टेड पार्टी का। इसमें मैंने तुम्हें वो म्यूनसिपल टैक्स का एग्जांपल दिया था। यहाँ देखो, मेरा कोई घर है और मैंने वो गुरदीप को किराए पे, हरदीप को किराए पे दे रखा है, ठीक है। ये है वो उधर एक गुरदीप भी आता है, हाँ तू तो जानता ही हो, पटेल हो तो सबको जानता है। तो अब हरदीप मेरे घर पे किराए से रहता था, सुनो इधर, और मैं गया हूँ दुबई। अब कोई म्युनिसिपल टैक्स वाले हरदीप से टैक्स लेने आए, अब घर मेरा है तो टैक्स मुझे देना है,
तो म्यूनसिपल टैक्स वालों ने कहा कि हम ये घर गिरा देंगे, 50,000 रुपये टैक्स बाकी है। हरदीप मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हरदीप ने अपनी जेब से 50,000 रुपये दे दिए, देने मुझे। तो अब इसके लिए हरदीप मुझसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये इसमें इंटरेस्टेड था। अगर वहाँ पे वो लोग घर गिरा देते तो सामान तो किसका पड़ा हुआ था? हरदीप का। नुकसान किसका होता? हरदीप का होता। तो यहाँ देखो, 10 रुपये देने के लिए उर्वी का मुझे लाइबल नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये देने के लिए मैं हरदीप को लाइबल हूँ, क्योंकि हरदीप ने जो पेमेंट करी है वो इंटरेस्टेड पार्टी था, और मैंने जो पेमेंट करी है मैं इंटरेस्टेड पार्टी। तो बोलो मेरे साथ, इफ वन पर्सन मेक अ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर अ ट्रांजेक्शन in which he is interested, then he can recover such money from that person who is liable to pay that money. There is quasi contract between them. समझ में आ गया? अगर मैंने कोई पेमेंट करी है किसी के बिहाफ पे, तो मैं उससे पैसे रिकवर कर सकता हूँ। मेरे और उसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? लेकिन मैं क्या होना चाहिए? भूलना मत, एक एक चीज जरूरी है। मैं क्या हूं? स्टार्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु एंजॉयड नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। जैसे अगर मैंने, देखो इसमें भी बोलो मेरे साथ, अ पर्सन, इफ अ पर्सन हैज एंजॉयड सम बेनिफिट्स out of goods which was given to him not gratuitously, then the person who has enjoyed such benefits must pay for it. अगर एक पर्सन ने कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट में उसको कोई गुड्स रखे गए थे और उसने उससे बेनिफिट ऑब्टेन करे हैं, तो उसे वो बेनिफिट के लिए पे करना चाहिए। उसको उस बेनिफिट के लिए पे करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मान लो हरदीप मेरे यहाँ कार रख के गया और मैंने उस कार को ओला बना दिया, बढ़िया चला रहा हूँ, उसको सवारी बिठा रहा हूँ, फुल पैसे कमा रहा हूँ और खुद घूम रहा हूँ फैमिली के साथ। हरदीप सिर्फ कार रख के गया था, चलाने को नहीं बोली थी। अपन नहीं जाते किसी के यहाँ पे कोई चीज़ रखिए, तो वो मेरे को नॉन ग्रेचुइटसली दे के गया था, सेवा भाव में नहीं दे के गया था, नॉन ग्रेचुइटसली कि सर रख लेना, मैं आ रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा, यूरोप जा रहा हूँ। अब मैंने कहा यूरोप से कौन सा देखेगा मुझे, ठीक है। तो मैंने कार का टंडीला बना दिया पूरा घिस घिस के। तो जो भी बेनिफिट मैंने ऑब्टेन किए हैं उस कार से, मुझे वो सारे बेनिफिट हरदीप को देने चाहिए, क्योंकि मेरे और हरदीप के बीच में क्या हुआ है? कितने पढ़ा दिए? नंबर 1, claim for necessary from a person who is not capable of contracting. Number 2, payment by interested party. Number 3, obligation to pay under non-gratuitous act. Obligation to pay under non-gratuitous act. इसमें एक एग्जांपल दिया था मैंने तुम लोगों को, वो वापस दूंगा। देखो इधर, हाँ टैक्सी तो अभी बता दिया। देखो एक केस सुनाया था मैंने, इधर सुनाया था कि किधर सुनाया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि देखो सुनो इधर, अगर आपसे कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट दे, कोई चीज़ आपको दे और आप उससे बेनिफिट एंजॉय करो, तो आपको उसे पे करना चाहिए। ऑब्लिगेशन है आप, क्या है? एक केस सुनाता हूँ शानदार, तुम्हें सुनाया होगा पहले मैंने 100% किसी ना किसी टॉपिक में। एक हमारे प्रीस्ट थे, एक प्रीस्ट थे, बताया था तुम्हें, सुना देता हूँ अभी एक और बार। एक हमारे प्रीस्ट थे, उनको कोई 5-7 लोग कोई हज की यात्रा पे जा रहे थे, तो उन्होंने उनको इमाम साहब को कुछ अपना सामान दिया रखने को, कि हमारे पास थोड़ा लगेज ज़्यादा हो गया है। उस समय लोग ऊँट पे और ऐसे ट्रैवल करते थे ना, तो उन्होंने उनको सामान दिया कि हमारे पास सामान ज़्यादा हो गया, अब जब हम हज से रिटर्न होके आएंगे तो आपसे ये सामान ले लेंगे। उस सामान में कस्तूरी थी, कस्तूरी कपड़ों पे लगा, इतर जिससे बनता है ना, वो कस्तूरी होती है खुशबू के लिए। तो उन्होंने वो इमाम साहब को कस्तूरी और वो सब दिया। अब जब वो लोग रिटर्न होके आए तो उन्होंने वो पूरा लगेज
और वो कस्तूरी उनको दी वापस, अमानत थी उनके पास, उनको दी वापस। साथ में उन्होंने, इमाम साहब ने उनको पैसे भी दिए। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि सर हम तो आपके घर पे 1 महीने के लिए सामान रख के गए हैं, पैसे तो हमें देने चाहिए आपको, क्योंकि आपने हमारे सामान का ध्यान रखा, ठीक है, और आप हमें पैसे दे रहे हो। तो उन्होंने जो बोला उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि किसी की अमानत हमारे पास कितनी मतलब वो होती है। उन्होंने कहा कि ये जो कस्तूरी आप रख के गए थे, इससे मैंने जिस अलमीरा में रखा था सारे कपड़ों में खुशबू महक गई है। तो इस तरीके से मैंने आपकी कस्तूरी जाने अनजाने में यूज़ कर ली, हालांकि मैंने यूज़ नहीं करी थी, मैंने तो रखी थी। कोई होता है ना, कई का मैंने इधर या कहीं रख देते तो सारे कपड़ों पे उसकी खुशबू चढ़ जाती है, तो उस कपड़े पे खुशबू चढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये पैसे, मेरी लाइबिलिटी है कि मैं आपको ये पैसे दूँ। क्यों? क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली मेरे से ये यूज़ हो गई है। वो यूज़ करी नहीं थी, पैसे दिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, देखो बार बार बोलता हूँ, लॉ तो नया है, कस्टम्स तो पुराने हैं। हर लॉ किसी कस्टम से निकला है। हमारी सभ्यता, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स, इन्हीं से लॉ बने हैं। तो अगर आपने कोई बेनिफिट इंजॉय किया है किसी चीज़ का, तो यू हैव टू पे फॉर इट। आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए। नेक्स्ट, पहले तो इसमें कुछ कंडीशन है, सामने वाले ने ग्रेचुइटसली ना दिया हो, आपको कोई चीज़ डिलीवर हो गई हो और आपने उससे क्या ले लिया हो? बेनिफिट। इसमें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो अभी मैंने दिया आपको, कि उसको कोई चीज़ डिलीवर हुई, सामने वाले ने उसको ग्रेचुइटसली नहीं दी थी, सिर्फ रखने के लिए। अच्छा, उसने ये बोला होता कि इमाम साहब ये कस्तूरी आप ले लो, यूज़ कर लो, तो फिर तो ग्रेचुइटस है, फिर मैं पे क्यों करूँगा? लेकिन उसने ग्रेचुइटसली, और उन्होंने तो यूज़ भी नहीं किया था, फिर भी पे किया, क्योंकि दे हैड ऑब्टेन बेनिफिट, क्योंकि उन्होंने बेनिफिट ऑब्टेन किए थे। क्या ऑब्टेन किए थे? सुन रहा है गुरदीप? नेक्स्ट, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये तो बता ही दिया मैंने। अगर आपकी कोई वस्तु गिर जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे ट्रू ऑनर तक पहुंचाओ, उसे ट्रेस करो। बोलो, इफ अ पर्सन हैज फाउंड समथिंग which does not belong to him, then he has the responsibility to return such goods to the true owner, and he can claim necessary expenses which he has incurred for that goods or for finding the true owner. अंग्रेजी समझ में आ गई? अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपसे नेसेसरी एक्सपेंसेस क्लेम करूंगा। क्या क्लेम करूंगा? क्योंकि ये चीज़ मेरे को ढूंढने में आपको टाइम लगा, पैसे लगे, वो चीज़ ख़राब हो गई थी, मैंने उसको सही कराई, ऐसे कुछ मेरे पैसे लगे हैं। मेरे कोई पैसे नहीं लगे हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप जो रिवॉर्ड अपने दिल से देना चाहो दे देना, लेकिन अगर मेरे पैसे लगे हैं तो फिर मैं आपसे वो पैसे लूँगा। लास्ट, पेमेंट बाय मिस्टेक और कोऑर्जन। अगर आपको कोई मिस्टेक से पेमेंट हो जाए तो वो भी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मैंने कहा था तुम्हें कि एक केस हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक, मान लो, विजय कुमार नाम का आदमी था, एक विजय शेखर नाम का आदमी था। विजय कुमार पैसे जमा कराता था और विजय शेखर के खाते में चले जाते थे, है ना? ये गलती हो गई। सही केस बता रहा हूँ, सही केस, अखबार में आया था। तो विजय शेखर क्या कर रहा था? पैसे निकालता जा रहा था। उसे हर महीने नोटिस आता, 1 लाख आया, 50,000 आया, 2 लाख आया, तो निकालता जा रहा था। उस गधे को ये नहीं है मेरे अकाउंट में पैसे क्यों आ रहे हैं, मैं तो जमा नहीं करा रहा हूँ। उसमें बाद में विजय कुमार को पता चला कि भैया मैं पैसे जमा करा रहा हूँ, मेरे खाते में इतने पैसे हैं, 15 लाख रुपए, वो तो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो वो बैंक में गया, तो बैंक वालों ने कहा आप तो पैसे निकाल दो ना। बोला कौन निकाल रहा है, मेरा स्टेटमेंट देखो, पैसे आए ही नहीं है इसमें, मैं जमा करा रहा हूँ। देखा तो बैंक की गलती, पैसे जाने चाहिए विजय कुमार के खाते में और जा रहे हैं विजय शेखर के खाते में। विजय शेखर को बुलाया, अब उसका जो जवाब था, इतना एपिक रिप्लाई था वो कि मेरी ज़िंदगी का गुरु मंत्र बन गया ये, ठीक है। मैं मर रहा हूँगा तब भी ये जवाब वापस सुनना चाहूँगा एक बार, ठीक है। इस जवाब के बाद
कोई स्टैंड अप कॉमेडियन किसी की जरूरत नहीं है, आप ये जवाब सुन के जिंदगी भर हंस सकते हो। उस बंदे ने कहा, उससे पूछा कि आप पैसे निकाल रहे हो, जमा तो करा नहीं रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बैंक में आके बताओ। उसने कहा कि मुझे लगा मोदी जी डलवा रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था हर एक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो ये उसकी एक किस्त है। धन्य हो गए, बस अब खत्म सब। उसको कान के नीचे, ठीक है, मोदी जी के नाम से 3 और, ठीक है, उसको बोला पैसे ले गया जाहिल, वो तेरे अकाउंट में मिस्टेक से आ रहे हैं वो पैसे। कैसे आ रहे हैं? तो तेरे और बैंक के बीच में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है? जितने भी पैसे तेरे अकाउंट में आए हैं वो सब तू बैंक को वापस दे, ताकि बैंक वो पैसे विजय कुमार को देगा। नाम नहीं था इसमें विजय कुमार, कुछ और नाम था, लेकिन ये रियल केस है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही हो सकते हैं ये केस, ठीक है। कितनी बड़ी गलती है, एक बंदा पैसे डला रहा है और वो जा दूसरे के खाते में रहे, और जिसके खाते में जा रहे हैं वो बराबर निकाल भी रहा है, भाई मोदी जी दे रहे हैं, ठीक। एक गैस सिलेंडर ना दे तेरे को मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे तेरे को। चलो हो गया भाई, याशी खन्ना खत्म हो चुका है, फिनिश। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप हो गए? 5। नंबर 1 क्लेम फॉर नेसेसरी, नंबर 2 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, नंबर 3 ऑब्लिगेशन टू पे इन नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, नंबर 4 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, नंबर 5 पेमेंट बाय मिस्टेक। तो इन पांचों केस में सुनो, इन पांचों केस में आपका सामने वाली पार्टी से, निवेदिता, सामने वाली पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको उसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके और उसके बीच में एक और रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।